नमस्कार। 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर मुंबई से। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए की टीम ने सुबह 5 बजे से ही प्रदीप शर्मा के घर की तलाशी लेनी शुरू की और उनसे करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से बिना लाइसेंस का हथियार भी मिला है। प्रदीप शर्मा को इस केस में गिरफ्तार सचिन वजे और संतोष शेलार का करीबी माना जाता है। इस मामले में आज प्रदीप शर्मा के अलावा 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एनआईए के मुताबिक आज गिरफ्तार हुए सतीश और मनीष ने ही मनसुख हिरेन की हत्या की। हत्या के बाद इन दोनों ने सचिन वजे और प्रदीप शर्मा से संपर्क किया। इस काम के लिए दोनों को पैसे दिए गए थे। इस बीच कोर्ट ने प्रदीप शर्मा, सतीश और मनीष को 28 जून तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस मामले पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सुनील, एक एक करके ये कई मुंबई पुलिस के कई जाने माने नामों तक पहुंच रहा है ये पूरा मामला। बिल्कुल कादम्बिनी, कई पुलिस वालों के नाम इसमें आ चुके हैं। 3 तो जो सर्विंग पुलिस ऑफिसर थे, एपीआई सचिन वजे, एपीआई रियाजुद्दीन काजी और पीआई सुनील माने, वो गिरफ्तार हो चुके थे। और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन पर की शक बहुत पहले से था, लेकिन चूंकि पुलिस वाले थे और साथ ही कहीं न कहीं बहुत पुख्ता सबूत एनआईए के पास नहीं था, तो एनआईए थोड़ा सा इन्हें इंतजार कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। और एनआईए ने आज अदालत में कहा कि प्रदीप शर्मा गुमराह कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास पुख्ता सबूत है, इसलिए हमने गिरफ्तार किया है। और साथ में 2 और आरोपी भी जो गिरफ्तार किए गए हैं, मनीष और सतीश, इन दोनों का मनसुख की हत्या में हाथ था, ऐसा बताया गया है। तो अब धीरे धीरे जो हम कहें कि साजिश का जो पूरा पर्दा अब तक नहीं उठ पाया है कांडगिरी कि कौन इसके पीछे था, इन सब का सूत्रधार कौन है, ये तो अभी नहीं स्पष्ट हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि किस तरह से मनसुख की हत्या को अंजाम दिया गया, एक गवाह जो बन सकते थे उनको मिटाने के लिए, उसकी साजिश कहीं कहीं पूरी अब लगभग साफ हो चुकी है। अदालत में आज एनआईए ने साफ तौर पर कहा कि जो सुनील माने हैं, जो कि कांदीवली क्राइम ब्रांच के सीनियर पीआई थे, उन्होंने बुलाया मनसुख को और मनसुख को उन्होंने उठाया और इन सब के हवाले किया, जिसमें कि जो पहले से गिरफ्तार संतोष शेलार हैं, मनोज यादव हैं और आज जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं सतीश और मनीष ने मिलकर जो है कि मनसुख की हत्या की, फिर उस शव को ठिकाने पर लगाया। और उसके बाद ये प्रदीप शर्मा और सचिन वजह से मिले और दोनों ने इन दोनों को पैसे दिए थे, यहाँ तक की बात स्पष्ट हो चुकी है। यानी कि पूरी की पूरी ये साजिश जो कि पुलिसिया साजिश थी, बनाई गई, उनके मुखबिरों का उसमें इस्तेमाल किया गया, कुछ सट्टेबाजों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभी तक ये सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर कौन था जो इन लोगों का सूत्रधार है, जिसने ये सब कांड करवाया, खास करके एंटीलिया के बाहर संदीप स्कॉर्पियो पार्क करवाया, उसमें जिलेटिन स्टिक लगवाई, उसमें धमकी भरा पत्र लिखा और उसका मकसद क्या था। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो सूत्रधार कौन है, जैसा सुनील कह रहे हैं, ये अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन एक के बाद एक जो अफसर हैं मुंबई पुलिस के, उनकी गिरफ्तारियां हुई है और इसके कारण कई सवाल अब उठ रहे हैं लगातार। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने हाई कोर्ट से जमानत पा चुके दिल्ली हिंसा मामले के 3 आरोपियों की रिहाई के आदेश दिए हैं। दरअसल परसों हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद पिंजरा तोड़ सदस्यों आसिफ इकबाल, नताशा नरवाल और दिवांगना कलिता की रिहाई अटकी हुई थी। इसे लेकर तीनों ने एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख किया था, जिस पर 3:30 बजे सुनवाई का समय तय करते हुए हाईकोर्ट ने तब तक कड़कड़डूमा कोर्ट को दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करने को कहा। कल दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत से तीनों आरोपियों के पते को सत्यापित करने के लिए 21 जून तक का वक्त मांगा था। दिल्ली पुलिस ने जमानत के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। प्रशांत किशोर की आवाज में एक कांग्रेसी नेता को फोन करने वाले के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक एक गिरोह प्रशांत किशोर की आवाज निकालकर कांग्रेसी नेताओं को फोन करके कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोलने के लिए उकसाता था। इसके लिए वो कांग्रेस हाईकमान से विधानसभा का टिकट और बड़ा पद दिलाने का लालच भी देता था। कांग्रेस नेता कमलजीत सिंह कड़वल को भी फोन आया था, लेकिन उन्हें शक तब हुआ जब उन्होंने पैसे की डिमांड की। तब उन्होंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। सो कुछ दिन पहला मैनू जी कॉल आई सी, कॉल आने तो बाद मैसेज आया सीगा प्रशांत किशोर, तो उस तो बाद उन्होंने मेरा बायोडाटा मंगाया, डिटेल मंगाई। डिटेल मंगाने तो बाद जो उन्हें बड़े छोटे लैवल की गल की पैसों के लैन देन की, तो उत्तों मैनू शक हो गई सी भी ये जोड़ा है कोई सही नहीं हो रहा है, तो भी ये कोई लुटेरा टाइप आदमी लगता।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां के पालघर जिले के डहाणू में आज एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके के बाद आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज 10 से 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के साथ ही पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। 10 लोग जख्मी हुए हैं। 9 को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 1 को वापी के अस्पताल भेजा गया है। आग पर अब काबू पा लिया गया है। लाइट बंद कर, फ्रिज बंद कर दो। मैं जा महाराष्ट्र में अलीबाग समुद्र में डूब रहे बार्ज से 16 लोगों को बचाया गया है। ये सभी लोग कार्गो बार्ज MV मंगलम पर सवार थे। महाराष्ट्र कोस्ट गार्ड कमांडेंट प्रशांत कुमार शर्मा के मुताबिक सभी 16 को बचा लिया गया है। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर से 13 लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया, जबकि 3 को कोस्ट गार्ड के जहाज ने बचाया। हादसा रेदोंडा जेट्टी मुरुंड जंजीरा के पास हुआ था, जब ये बार्ज फंस गया और तब कोस्ट गार्ड ने इनको बचाया। RPM 1500 सर। 12वीं के छात्रों के लिए अहम खबर। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के मूल्यांकन का क्राइटेरिया सामने रखा है, जिसके मुताबिक 10वीं और 11वीं के अंकों को 30% वेटेज मिलेगा, जबकि 12वीं के प्री बोर्ड के नतीजों को 40% वेटेज से रिजल्ट तय होगा। नतीजे 31 जुलाई को आएंगे। ट्वेल्थ बोर्ड की मार्किंग किस तरीके से होगी, इस पर CBSE ने अपना फॉर्मूला दे दिया है। 12th के इंटरनल एग्जाम्स, प्रैक्टिकल प्री बोर्ड्स को 40% का वेटेज दिया जाएगा, 11th क्लास के फाइनल रिजल्ट को 30% का, और 10th के 3 सब्जेक्ट्स में जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है बच्चों ने, उसको 30% का वेटेज दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं 12th के, उनसे पूछते हैं कि क्या वो इस फॉर्मूले से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। आपका नाम बताइए। मुस्कान बाहरी। मुस्कान, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? APJ स्कूल शेखसराय। APJ स्कूल में। क्या है आपका रिएक्शन? आप आर यू सेटिस्फाइड? आप संतुष्ट हैं? नॉट ऑल। आप संतुष्ट नहीं हैं? जी नहीं। क्यों? बिकॉज 11th में प्राइवेट स्कूल्स में मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट करी जाती है ताकि 12th के लिए प्रिपेयर किया जाए, एंड ऑल द टीचर्स से कि 11th के नंबर नहीं लगेंगे तो हम अच्छे से नंबर काटेंगे, क्योंकि बोर्ड में पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी आपकी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो जाती है। उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए हर सब्जेक्ट में हमें नंबर कम मिलते हैं। प्रैक्टिकल में हम खुद परफॉर्म करते हैं एंड वाइवा के नंबर्स हमारे ऊपर होते हैं, उसके इन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं। 11th की सिर्फ थ्योरी के नंबर हमारे लगने वाले हैं, विच इज़ वेरी लो। आपका नाम बताइए। आर्यन कोहली। आर्यन, क्या रिएक्शन है आपका? मैं भी इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये जो मार्किंग स्कीम है 10th, 11th और 12th के मार्क्स लेने की कुछ परसेंटेज में, बिकॉज ऑब्वियसली 11th में जो मार्किंग होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। ये टीचर्स खुद एडमिट करते हैं कि हम मार्किंग स्ट्रिक्ट कर रहे हैं 11th में, एंड जो उसका लेवल होता है 11th का वो भी टफ होता है। हमारे साथ टीचर्स हैं इनके। केशव जी, आप कैसे देखते हैं एज अ टीचर ये जो पूरा फॉर्मूला है इसको लेके? देखिए, जब ये घोषणा हुई थी कि हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हमने भी सजेस्ट किया था एज अ पार्ट कि 10th, 11th, 12th के मार्क्स लिए जाएं। अब इसके पॉजिटिव साइड देखें पहले तो देखिए, अभी इनके पास कोई आधार नहीं था 12th में बोर्ड के पास, लेकिन 10th एक पिछला आधार है जो फिजिकल एग्जाम का था।
तो उससे कम से कम इनको कुछ आइडिया एक बच्चे का लग जाता है कि वो बच्चा कैसा था कैसा नहीं था, क्योंकि उसका आकलन करना है और वो सामने नहीं है उसका परफॉर्मेंस। दूसरा जो प्रैक्टिकल के नंबर अब ले रहे हैं, प्रैक्टिकल के ये पूरे नंबर लेंगे, उसमें कोई परसेंटेज नहीं ली है। बोर्ड के जो मार्क्स हैं जैसे आपने बताया 40%, 30% 11, 30% 10th के लेंगे। अब प्रैक्टिकल में एक थोड़ा सा मेरा जो संदेह है कि कई बार पिछली बार जब फिजिकल एग्जाम होते रहे हैं प्रैक्टिकल में बच्चों के फुल आ जाते हैं, लेकिन वो बच्चा थियोरी में फेल हो जाता है, तो संदेह क्रेडिबिलिटी पे जाता है। इतनी वाइड स्कूल्स हैं, सब अपने बच्चों को ऊपर उठाना चाहते हैं, रिजल्ट सब अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो क्या ऐसे में फुल प्रूफ इंश्योर कर पाएंगे? एक डिजर्विंग बच्चे के साथ अन्याय तो नहीं होगा, जस्टिस हो पाएगा, करियर का सवाल है, तो इसको थोड़ा देखना बहुत जरूरी है। और इसके बाद बाकी प्राइवेट वाले को तो कैसे करेंगे? जो लोगों ने प्राइवेट एग्जाम देना था सीबीएसई का, तो उनके तो 11th के नंबर ही नहीं है। बच्चों की प्रॉब्लम इस बात को लेकर के है क्योंकि 11th में हम सब जानते हैं मार्किंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है और 11th के रिजल्ट्स को 30% का वेटेज दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि 11th के एग्जाम्स में मार्किंग डिफिकल्ट होती है, इसलिए उनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे। फिलहाल बच्चों को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो एग्जाम बाद में दे सकते हैं। सहयोगी शशिकांत के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के जाने माने बाजार चांदनी चौक की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। इन दिनों यहाँ की खूबसूरती निखर आई है क्योंकि यहाँ पर पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ घूमने या खरीदारी करने अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक की 1.3 किलोमीटर तक की सड़क को दिल्ली सरकार ने नॉन मोटराइज्ड व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अगर आप इस जोन में आते हैं अपना वाहन लेकर तो 20,000 रुपये तक का चालान हो सकता है। आप पैदल चल सकते हैं यहाँ पर इस वक्त में या फिर हाथ रिक्शा ले सकते हैं। हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने रिक्शे में बैठकर चांदनी चौक का जायजा लिया। दिल्ली का चांदनी चौक इलाका अब अच्छा खासा घूमने लायक इलाका बन गया है। क्योंकि यहाँ पर एक तो पुनर्विकास हुआ है, यहाँ पर सौंदर्यीकरण हुआ है और अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो गई है जो बिल्कुल अभी हुई है वो ये है कि इस पूरे इलाके को चांदनी चौक से लेकर जो फतेहपुरी मस्जिद तक की ये 1300 मीटर की रोड है, ये मुख्य रोड है, चांदनी चौक से सीधा फतेहपुरी मस्जिद तक जाती है। इसको अब जो है नॉन मोटराइज्ड व्हीकल जोन बना दिया गया है और अगर यहाँ पर आप अपनी गाड़ी टू व्हीलर लेकर आए तो 20,000 रुपये तक का चालान आपका काटा जा सकता है। तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप या तो पैदल घूमिए, सैर कीजिए, आनंद लीजिए, या फिर हाथ रिक्शा यहाँ पर चल सकती हैं। तो इसलिए मैं पैदल तो हमेशा चलता हूँ, आज हाथ रिक्शा जो है उससे इस इलाके का आनंद ले रहा हूँ, आपको भी यात्रा कराता हूँ। ये देखिए, सैर कीजिए मेरे साथ। आप हाथ रिक्शा से यात्रा करेंगे, पहले यहाँ पर खूब सारी गाड़ियाँ, अच्छा खासा जाम हुआ करता था, ऊपर जब देखते थे तो तार लटके होते थे, बहुत ही अव्यवस्था और ऐसी स्थिति होती थी कि कोई यहाँ पर आएगा तो कई घंटों के हिसाब से उसको अपना समय लेके चलना होता था। लेकिन अब यहाँ पर पूरी सड़क का ही रीडेवलपमेंट हुआ है, ब्यूटिफिकेशन किया गया है इसका। ये देखिए, ये लाल पत्थर, ये सब सारा जो है ये बिल्कुल लाल किला क्योंकि लाल रंग का है इसलिए यहाँ पर सारा ही लाल पत्थर और ये सब अरेंजमेंट करके ये सारा कुछ यहाँ पर बनाया गया है। तो अब जो है यहाँ पर केवल ये हाथ रिक्शा जो हैं केवल यही चल पाएंगे। ई रिक्शा भी अभी दिख रही हैं यहाँ पर कुछ एक, लेकिन ये भी आने वाले समय में यहाँ से हटा दी जाएंगी। अभी नोटिफिकेशन हुआ है, जब इसको लागू कराया जाएगा, अभी क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ है जो प्रोजेक्ट है, इसलिए अभी देखिए आपको गाड़ी भी दिख जाएगी यहाँ पर, कुछ एक गाड़ी आ जाती हैं, हालांकि आना अभी भी अलाउड नहीं है। ये देखिए, अब जो है गुरुद्वारा शीशगंज आ गया है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है ये। देखिए, अभी भी आपको कुछ एक ज़रूर दिख जाएंगे वाहन, लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी जो हैं गाड़ियों को अब घुसने नहीं दे रहे हैं आसानी से, क्योंकि लागू करवाना है, नोटिफिकेशन हुआ है। ये देखिए, और ये देखिए अब आ गया है ये बल्ली मारान का ये जो बाज़ार है, ये चप्पल, चूड़ी, चश्मा के लिए मशहूर है। ये बल्ली मारान आ गया। तो अब ये देखिए कितने आराम से हमने लाल किले से ये सामने आ गई फतेहपुरी मस्जिद, कितने आराम से बिना किसी रुकावट के हमने ये सफ़र पूरा कर लिया। तो ये है नया चांदनी चौक। चांदनी चौक से लेकर
फतेहपुरी मस्जिद का सफ़र। पैदल घूमने आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, पैर थक जाएंगे तो हाथ रिक्शा में आप घूम सकते हैं और ऐतिहासिक इस इलाके का आनंद ले सकते हैं। फतेहपुरी मस्जिद से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज बात करेंगे लाइट ऑफ एशिया की। ये एक किताब है लाइट ऑफ एशिया और इसको लिखा है जयराम रमेश साहब ने। आपको बता दूं जयराम रमेश साहब जो है भारत की सभी भाषाएं, साउथ इंडियन भाषा तो जानते हैं, साथ ही संस्कृत में भी वो आपसे बातचीत कर सकते हैं। संस्कृत पर भी उनका पूरा कमांड है। जयराम रमेश साहब अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल है, द लाइट ऑफ एशिया जो है 1893 में लिखी गई थी सर एडविन आर्नल्ड द्वारा। फिर आपकी ये किताब का क्या मतलब है? देखिए, ये एक महाकाव्य था गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व पर। 1879 में पहले प्रकाशित हुआ अंग्रेजी में, लंदन में। उसके बाद कुछ ही वर्षों बाद 13 यूरोपियन भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। तब हिंदुस्तान में आया। हमारे कई महान महापुरुष, विवेकानंदा, नेहरू, टैगोर, गांधी सब इससे खूब प्रभावित हुए और करीब 12 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। और हमारे में भी इसका अनुवाद हुआ है। पूर्वी एशिया की भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ। मैं कि ये जो लाइट ऑफ एशिया था, महाकाव्य था, गौतम बुद्ध के जीवन पर, जीवन कहानी थी। उनके डिविनिटी पर नहीं, उनको भगवान नहीं माना, पर उनके मानवता के बारे में ये एक महाकाव्य था। इसकी एक साहित्यिक प्रभाव पड़ा, राजनीतिक प्रभाव पड़ा, सामाजिक प्रभाव पड़ा, खास तौर से अंबेडकर जैसे व्यक्तियों पर। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सही वक्त है कि इस महाकाव्य का इतिहास क्या है, क्यों इतना प्रभावशाली ये किताब बना, इसको मैं कुछ जांच करने के लिए मैंने ये किताब लिखी। सर, बुद्धिज्म से लेके हिंदुइज्म तक की बात यदि हम करें इस किताब में, बोध गया से लेके अयोध्या तक धर्म स्थल जो है हमेशा विवादों में घिरे रहे। बोध गया का भी अपना इतिहास आपने जिक्र किया है। बहुत विवाद था बोध गया में। करीब 1819 से लेकर करीब 1950 तक, करीब 70 सालों तक एक आंदोलन था बोध गया पर। महाबोधि टेम्पल, महाबोधि जो मंदिर है, वहां महंतों का कब्जा था और बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे, खास तौर से श्रीलंका के एक बड़े महान व्यक्ति थे अंगारिका धर्मपाला। उन्होंने एक आंदोलन निकाला। 70 सालों तक ये आंदोलन चला और अंत में ये हल निकाला गया कि महाबोधि मंदिर पर एक समिति बनाई जाएगी। आधे लोग हिंदू होंगे, आधे लोग बौद्ध धर्म के होंगे। तो ये 70 साल लगे। अयोध्या में भी यही तो था मसला कि ये एक पवित्र स्थान है। हिंदुओं कब्जा चाहते थे, हिंदू, और मुसलमान भी कब्जा चाहते थे वो बाबरी मस्जिद पर। तो ये बोध गया, खास तौर से हमारे इतिहास हम भूल गए हैं कि बोध गया में भी ये महा आंदोलन था। और आज भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ये मानते हैं कि पूरा बौद्धों का पूरा कब्जा महाबोधि टेम्पल पर होना चाहिए। ये 50-50 फॉर्मूला नहीं चलेगा। आपने जिक्र किया, श्रीलंका का जिक्र किया, तो मैं यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो बुद्ध का उपदेश अहिंसा का उपदेश था, लेकिन इतिहास गवाह है कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया का इतिहास जो है हिंसा से भरा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, जो हम जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, पाली के किताबों से हमको जानकारी मिली है, चीनी किताबों से हमें जानकारी मिली है, जापानी किताबों से जानकारी मिली है। तो ये बौद्ध धर्म फैला। गौतम बुद्ध थे, अलग अलग देशों में उनका नाम विख्यात हुआ। अलग अलग देशों में, खास तौर से एशियाई देशों में लोग बौद्ध धर्म पर विश्वास रखते थे
और आज भी अगर आप जाएं, भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्या है, सबसे महान निर्यात क्या रहा है पिछले 2000 सालों में, मैं कहूंगा गौतम बुद्ध के व्यक्ति। सर, अपने भारत में भी आपने जिक्र किया, निर्यात कर दिया, लेकिन एक अलग तरह का एक बुद्धिज्म यहाँ भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। कहा जाता है कि 190 कंट्री में होता है नीचेरन बुद्धिज्म जिसको कहते हैं, ये प्रैक्टिस है यहाँ पे, बहुत सारे लोग करते हैं उनके मंत्रो जाप। उसके बारे में भी कुछ बताएंगे? देखिए, ये किताब बौद्ध धर्म पर नहीं है। मैं बौद्ध धर्म का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं इतिहासकार नहीं हूं, मैं हिस्टोरियन नहीं हूं। जो गौतम बुद्ध की मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है बुद्ध का, और मैं समझता हूं कि हर एक भारतवासी के जीवन में, हर एक भारतवासी के शरीर में, दिल में, मन में गौतम बुद्ध रहते हैं। हम लोग बौद्ध हैं, हम हिंदू रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, ईसाई रहेंगे, पर हम गौतम बुद्ध के जीवन से बहुत प्रभावित हुए हैं, उनकी मानवता से प्रभावित हुए हैं। और मैं 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, खास तौर से दक्षिण भारत में और खास तौर से पश्चिम भारत में जो समाज सुधार कार्यक्रम जाति प्रथा के खिलाफ निकाला गया, श्री नारायण गुरु, उनके पहले ज्योतिराव फूले, और हम जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में 1956 में अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध बने नागपुर में। ये सब महान व्यक्ति लाइट ऑफ एशिया से बहुत प्रभावित हुए थे। गांधी के पास भी लाइट ऑफ एशिया की एक छोटी किताब होती थी। अब आपने कहा कि बुद्धिज्म का राजनीतिक असर जो हुआ है, अब जो अभी हाल में चल रहा है, दो सवाल उस पर भी पूछूंगा कि जो कुछ आपके यहाँ पे हो रहा है पार्टी में, क्या ये जितिन प्रसाद सिंधिया का जाना एक सिम्टम है, बीमारी, उसका इलाज क्या है? क्या, किस बीमारी का? क्या ये तो महज एक सिम्टम है कहा जा रहा है इन लोगों का कांग्रेस छोड़ के जाना, इसका इलाज क्या हो सकता है? तो अरे यार, आप जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात क्यों कर रहे हैं? हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। पर अगर आप मुझे सवाल कर रहे हैं, ये जो माइग्रेशन हो रहा है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। हर एक सिंधिया जो जाता है, हर एक जितिन प्रसाद जो जाता है, 100 लोग ऐसे हैं हमारे पार्टी में, 1000 लोग हैं हमारे पार्टी में जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और जिनको विरासत में कुछ नहीं मिला है, वो अपने ही मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस अभी जीवित है, कांग्रेस कभी मरेगी नहीं, कांग्रेस जीवित है। और कांग्रेस का पुनर्गठन, पुनर्निर्माण, कांग्रेस का वापस आना सत्ता में, ये बिल्कुल मैं समझता हूं वास्तविक है, नेचुरल है, आएंगे। हाँ, बीच में कठिनाइयां हम सामना करेंगे, जैसा कि मैंने कहा, ऐसे लोग जो सत्ता के लालच में हैं, जो चाहते हैं, पद चाहते हैं, वो छोड़कर जाएंगे, क्योंकि आज हम सत्ता में नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं। पर आप गौतम बुद्ध की बात कीजिए ना, ये क्या जितिन प्रसाद को अचानक आपने इस संवाद में आप ला गए? नहीं, वो बुद्धिज्म की बात में आपने राजनीति की बात कही, मेरे पास समय कहा जा रखा, मैं जाते जाते बता दीजिए। ये टीवी एंकरों की बीमारी यही है, आप लोग किताब और साहित्य पर बात नहीं करना चाहते हैं। नहीं, ये मैं किताब आते जाते हैं उन्हीं के बारे में आप बात करना चाहते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके इतने सवाल जो है तैयार किए हैं, आपको मुझे इसके लिए धन्यवाद देना होगा। जाते जाते मुझे ये बता दीजिए कि इतनी मोटी किताब को लिखने में, रिसर्च करने में आपको कितने महीने लगे, कैसे लिखा आपने बैठ के? ये बिल्कुल 1 साल लगा मनोरंजन, और इसके लिए जो रिसर्च किया गया 6 महीने लगे इसको रिसर्च करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, लिखने के लिए, और किताब निकलवाने के लिए 1 साल लगे। और ये लॉकडाउन के वजह से मुझे कुछ तकलीफ सहनी पड़ी, पर सारा जो एक्सेस था आर्काइव्स का मुझे इंटरनेट के द्वारा मिला, सब कागजात मुझे इंटरनेट के द्वारा ही मिला। और मैं समझता हूँ ये एक हमारे भारतीय का इतिहास का एक जो फेज है, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक नजरिया जो है, गौतम बुद्ध के जीवन के नजरिए से ये किताब लिखा गया है।
जरूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयराम रमेश साहब। मुझे उम्मीद है कि लोग इस किताब को पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त है छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। हाजिर है एनडीटीवी गूगल की खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया लेकर, जिसमें वैक्सीन और कोरोना से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। जब देश ने कोरोना का कहर देखा तो जो लोग गंभीर हुए उनमें कई कोमोर्बिड मरीज थे जिन्हें पहले से कोई बीमारी थी। कई ऐसे मरीज भी चपेट में आए जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था। लेकिन कुछ ऐसे मरीज भी थे जो स्वस्थ थे, लेकिन फिर भी उन्हें गंभीर फेफड़ों का इन्फेक्शन झेलना पड़ा। अभी तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है कि हम खुद को कोरोना की गंभीरता से बचा सके? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान प्रोफेसर जीसी खिलनानी है, चेयरमैन है पीएसआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि कोरोना के वक्त में वो जो लंग्स की समस्याओं से जूझ रहे हैं या नहीं भी जूझ रहे हैं, वो क्या करें कि फेफड़ों की सेहत जो है वो बनी रहे? अदिति, ऐसा है कि करीब 5% लोगों में निमोनिया होने, कोरोना निमोनिया के बाद भी कुछ सिम्टम्स बच जाते हैं, जैसे खांसी का होना, सांस में तकलीफ होना, और उसमें से कुछ लोगों को लंग का फाइब्रोसिस भी होता है, क्योंकि कोरोना बेसिकली दोनों लंग्स में निमोनिया करता है। तो इस सूरत में जिन लोगों को कोरोना के बाद में खांसी चलती है या उनको सांस में तकलीफ होती है या उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, ये उन लोगों को होती है जिनको सीवियर डिजीज होती है, जो आईसीयू में होते हैं, जिनको पहले से कोई लंग की बीमारी होती है, जो स्मोकर होते हैं, जिनको ब्रोंकाइटिस होती है, या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, या एल्डरली होते हैं। इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब कोरोना हो जाए उसके 4 हफ्ते बाद अगर उनको चलने फिरने में बहुत सांस फूल रही है या उनका ऑक्सीजन 3% से ज्यादा कम हो जाता है और वो सीढ़ी बिल्कुल नहीं चढ़ पाते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो उसकी जांच करके फिर अक्सर उनका सीटी स्कैन करना पड़ता है जानने के लिए कि उनमें कहीं लंग फाइब्रोसिस तो नहीं डेवलप हो रहा, तो फिर उसका उस प्रकार से इलाज किया जाता है। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा गया है हमने, और ये बात है बिल्कुल साफ हो गई है एक तरह से, कि वैक्सीन की अगर एक डोज भी लोगों ने ली थी तो वो गंभीर संक्रमण से बच गए थे। वो कोरोना जब उनको हुआ भी अगर, तो वो गंभीरता से उसकी बच गए, अस्पताल जाने से बच गए। ऐसे में यहाँ पर वो लोग जो डर रहे हैं उन्हें वैक्सीन का महत्व समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वैक्सीन के 2 फायदे होते हैं। एक तो ये है कि ये संक्रमण से बचाता है, और दूसरा ये है कि जो ज्यादा फायदा ये है कि जो सीवियर इन्फेक्शन होता है उसकी दर बहुत कम होती है और मौत की दर तो करीब 0 के बराबर होती है। तो जब पहला डोज लगता है, खास करके जो कोविशील्ड वैक्सीन का, उसके 3 हफ्ते के बाद करीब 70% इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। लेकिन ये है कि जो इन्फेक्शन से बचाव होता है वो 100% नहीं होता है, फिर भी आपको इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन होगा तो या तो एसिम्प्टोमेटिक होगा या माइल्ड होगा। लेकिन जो कंप्लीट इम्यूनिटी है, जो पूरी जो क्षमता है, वो दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद आती है। तो आप डरे नहीं, अगर आपने एक वैक्सीन लगा ली है और 3 हफ्ते अगर गुजर गए हैं तो आपको कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, वो 70% करीब है, लेकिन दूसरा डोज समय आने पर जरूर लगाएं और उसके 2 हफ्ते बाद आप अपने आप को पूर्णतः इम्यून मान सकते हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, जो लोग कोविड से ठीक हो गए हैं, अब उनकी अगर बात करें तो अभी भी वो लोग, किसी को खांसी की दिक्कत हो रही है, किसी को सांस संबंधी समस्याएं आ रही है, किन्हीं कुछ लोगों को चढ़ने में भी सीढ़ियां दिक्कत आने लगी है, और कई बार ऐसे भी लोग हैं जो बहुत जल्दी करते हैं, वापस एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, वापस जो वर्कआउट है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? देखिए, कोविड के 2 महीने बाद सिर्फ 12% लोग जो है ना बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं। 28% लोगों को ये वैज्ञानिक प्रमाण है कि उनको फटीग रहता है, कमजोरी रहती है, बुखार की फीलिंग रहती है, नींद डिस्टर्बेंस हो जाती है और पेट का भी गड़बड़ रहती है, बाउल डिस्टर्बेंसेस रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका बुखार की फीलिंग है तो कोई बात नहीं, वो होती है, ठंड लगती है, लेकिन अगर आपका बुखार 99.5 से ज्यादा रहता है और परसिस्टेंटली रहता है तो वो चिंता की बात है। अगर आपको चलने फिरने से सांस फूलती है और अगर आपके ऑक्सीमीटर में वो चलने के बाद 3% से भी ज्यादा गिर जाता है तो ये एक चिंता की बात है। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल हमेशा ही 94 से कम रहता है
तो ये चिंता की बात है। बाकी जो सिर दर्द का होना, जोड़ों का दर्द होना, मसल्स में पेन रहना, शरीर में दर्दना, पीठ का दर्द रखना, बुखार का महसूस होना मगर थर्मामीटर में नहीं आना और नींद का डिस्टरबेंस होना, ये साधारण सिम्टम्स हैं जो कि समय के साथ चले जाते हैं, लेकिन आपको उनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि अगर कोविड हो भी गया है, बाद में आप कुछ दिक्कतें भी झेल रहे हैं, तो कुछ वक्त तक ये दिक्कतें चलेंगी लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अपना ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है और अपना ऑक्सीजन लेवल, अपना बुखार जो है उसे बीच बीच में जांचना बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन अगर लगवा लेते हैं तो इस तरह की कई दिक्कतों से बच सकते हैं। डॉक्टर खिलनानी, आप हमसे जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आदित्य, थैंक यू वेरी मच।